Good morning, students. Here is Ekhil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School, Javra. And today we are going to deal with the next part of our chapter number 10, that is light, reflection and refraction. तो ये जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला जो पार्ट था वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था, जो अपन ने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. और आज अपन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, डेट इज रिफ्रैक्शन, वो अपन स्टार्ट करेंगे. रिफ्रैक्शन, ठीक है. क्या होता है रिफ्रैक्शन? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, ये एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होती है, लाइट रे बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले से. द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग of light when it passes from one medium to another. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास होती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. और इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं. अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मीडियम क्या है, तो मीडियम अलग अलग हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए एयर से ग्लास में लाइट जा रही है तो ये मीडियम चेंज हो गया, है ना. इसके अलावा अपन बोले एयर से वाटर में जा रही है तो वो भी क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया. ग्लास से वाटर में जा रही है तो वो भी क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया. तो ये सब मीडियम्स होते हैं. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. मतलब जिस रास्ते से जा रही थी, जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया कि ये लाइट रे आ रही है, पहले तो पर एक नॉर्मल बना देते हैं. नॉर्मल जैसे ये एक लाइट रे क्या हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब जहां से लाइट पास कर सकती है. ठीक है. तो मान लीजिए ये मीडियम 1 है मेरा और ये है मीडियम 2. ठीक है. तो लाइट रे इस तरीके से आई. अब इसे जाना जा जैसे थी वैसे के वैसे जाना होता अगर यहाँ पे कोई मीडियम चेंज नहीं होता. जिस तरीके से आ रही थी इसी की तरीके से चल जाती अगर यहाँ पे कोई मीडियम चेंज नहीं होता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया तो लाइट क्या करेगी, अपने पाथ को चेंज कर देती है. वो या तो इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ही बेंड हो सकती है, या एक तरीका और है उसके पास, या वो इस तरीके से भी बेंड हो सकती है. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. अब कौन से केस में ये होगा, कौन से केस में ये वाला पोजीशन होगी, ये सब अपन इसी लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ये जो बेंडिंग हुई, ये बेंडिंग हुई क्यों, इसका रीजन क्या है. तो सबसे पहले अपन बताएंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, या डायरेक्ट मुंह पे पूछा जा सकता है, व्हाई डज अ लाइट रे बेंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है. तो सिंपल सा आंसर है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट is different in different medium. ठीक है. रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, और इस यही कॉज है कि रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है. तो ये चीज तो आ गई समझ में. अब मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से बताया था कि दो केस होते हैं अपने पास. ठीक है. लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है तो, ठीक है. अब अपने पास यहां मैंने बताया कि मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है. ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2. ठीक है. अब अगर मीडियम 1 मेरा कैसा है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है. ठीक है. तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है. अब ये क्या हो गया, देखो
कभी भी अपन जब दो मीडियम लेते हैं तो उसमें एक रेयर मीडियम होता है और एक होता है डेंसर मीडियम। जिस मीडियम में की डेंसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा डेंस है ना, उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम की डेंसिटी कम है, मतलब इस वाले कंपैरिजन में अगर इसकी डेंसिटी कम है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अच्छा, एक और तरीके से देख सकते हैं कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है वो होता है रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है वो होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अभी देखिए अभी क्या हुआ, अभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है। ठीक है, ये इस तरीके से जा रही है, तो रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट इस तरीके से पास हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये जो लाइट रहेगी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये अपनी नॉर्मल है। ठीक है, ये अपनी नॉर्मल है, ऐसे अपन लिख देते हैं एन एंड डैश, ये अपनी नॉर्मल होगी। ठीक है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे कोई मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट इसी तरीके से आगे पास होती रहती। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, कहाँ से जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी लाइट रे। क्लियर है इतना? अब जस्ट इसका अपन ऑपोजिट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। ठीक है, अगर ये यहाँ पे कोई मीडियम चेंज नहीं होता तो जैसे जा रही थी वैसे की वैसी चली जाती, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में चली जाती। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इसका मीडियम चेंज हो गया, अब क्या जा रही है, अब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है, कहां से जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये देखिए ये अपनी इंसिडेंट रहती, ये इस तरीके से जाती, ये अपनी नॉर्मल है। ठीक है, अब ये नॉर्मल से और दूर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कब, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। क्लियर है इतना? तो अब इसके लिए अपन यहाँ पे लिख देते हैं हम एक बार, ताकि आप याद रहे आपको। रेयर टू डेंसर, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उल्टा हो जाए, डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इतना चीज मेरे हिसाब से अब ये क्लियर होगा। अब इसके आगे देखते हैं अपने पास इसके आगे क्या है। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉस देखेंगे, जैसे अपन ने लॉस देखे थे रिफ्लेक्शन के, ऐसे ही रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉस होते हैं। क्या होते हैं, पहला लॉ तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ऐसा लॉ तो अपन ने रिफ्लेक्शन में ही पढ़ा है। क्या होता है, ये होता है द इंसिडेंट रे refracted ray and normal to the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों रे कहाँ होती है, एक ही प्लेन में होती है। वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया, ठीक है। अच्छा रे कौन कौन सी होती है, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा, तो ये जो रे है एन एन डैश जो 90 डिग्री के एंगल पे रहती है, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन नॉर्मल। ये जो रे इंसिडेंट हुई है, ठीक है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, उसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे बोलेंगे अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। तो एक तो ये हो गया। अब जो सेकेंड लॉ है अपने पास, सेकेंड लॉ के लिए एक चीज और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। सेकेंड लॉ को अपन स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ को अपन स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या होता है ये होता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant, ठीक है। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो sin I रहता है डिवाइडेड बाय साइन आर रहता है, ये क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट है यहाँ, ये अपनी एक नॉर्मल बना देते हैं पहले, ठीक है। ये लाइट रे इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट हुई और इस तरीके से ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये मेरा है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। तो साइन आई बाय साइन आर, ये साइन आई आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर इसके बारे में नहीं पता है आपको तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं एक बार और इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। ये सभी मैथमेटिकल टर्म्स है अपने पास, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये साइन आई बाय साइन आर एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, तो अपन साइन आई बाय साइन आर को एक कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है वेयर साइन आई, या डायरेक्ट बोलते हैं वेयर कांस्टेंट is equal to the refractive index of second medium with respect to फर्स्ट मीडियम, ठीक है। जहां पे जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का, जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन कंपैरिजन टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मीडियम फर्स्ट के कंपैरिजन में, वो अपन को कौन बताएगा, साइन आई बाय साइन आर। इतना क्लियर है। होपफुली इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना,
इसको अपन डिनोट करते हैं एन से। क्या से डिनोट करते हैं? एन से। बहुत सारी बुक्स में इसे म्यू से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से एन से डिनोट करते हैं, तो अपन यहाँ पे एन से ही इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है एन 1 2। ठीक है, या अभी पहले 2 1 ही समझते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है एन 2 1, एन 2 1, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्ट, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को समझ में आ गया। तो एन 2 1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और अगर मैं यहाँ लिखता एन 1 2, तो इसका मतलब होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, यहाँ पे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। और इसके लिए एक फॉर्मूला और लिख लीजिए आप। ठीक है, क्या होता है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 divided by speed of light in medium 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और अगर n12 निकालना तो ये कैसे निकालेंगे अपन? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 divided by speed of light in medium 1। ठीक है, n12 कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, अब अगर मीडियम 1 की स्पीड v1 है तो v1 लिख देंगे, और मीडियम 2 की स्पीड v2 है तो v2 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे मीडियम 2 की स्पीड v2 है तो v2, और इसकी v1 है तो v1। तो ये अपने पास एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए किस तरीके से अपन को निकालना है। क्लियर है? अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया डायरेक्ट अपन साइन आई बाय साइन आर भी लिख सकते हैं। अब एक चीज और देखते हैं इसमें अपन, इसके अलावा और क्या अपन देख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होता है, ये क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये चीज भी अपन को ध्यान रखना है, ये भी अपन को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे मान लिया मुझे बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये मेरे को दिया हुआ है, और मुझे बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालो। तो क्या करेंगे अपन? सिंपली उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है? तो इसमें बहुत इजीली हो जाएगा, तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखना है, ये तो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जिससे अपन इसको अपन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हो रहा है कि अपन एक मीडियम से दूसरे मीडियम को रिलेट करके अपन क्या कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो ये हो गया अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसी में अपन को देखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो वो भी अपन इसमें हेडिंग डाल के देख लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। तो इसे कैसे अपन डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of given medium with respect to
इंडेक्स, ये अपन डायरेक्ट बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। ठीक है, किस तरीके से बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसे कर दूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, इस तरीके से अपन निकालते हैं। अब इधर देखिए, अब यहाँ तो जैसे ग्लास था, अब मान लीजिए ग्लास नहीं होता, ग्लास के अलावा कोई दूसरा मीडियम होता, तो दूसरा मीडियम होता तो कैसे निकालते अपन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ से अपने पास एक चीज ध्यान रखना, जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में रहती है वो क्या होती है, इसको अपन सी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बताते हैं। तो मान लिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, c है, और मीडियम में जिस भी मीडियम की बात करें वो v है, तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू c/v हो जाएगा। एक फॉर्मूला अपन को ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है, तो होपफुली इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब इससे अलावा एक चीज और देख लो, जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ, मेरे को दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है, या सॉरी मेरे को दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये दो चीजें मेरे को दी हुई है ना। मेरे को क्या दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है, और मुझे बोला गया है कि कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसकी वैल्यू मेरे पास है, इसकी वैल्यू भी मेरे पास है, और मुझे बोला है कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को कैलकुलेट करो। तो किस तरीके से करते हैं अपन, इधर देखिए, यहां पर मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो मेरे को दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है क्या है, फर्स्ट जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और यहां से अब सीधा चल जाओ लास्ट पे हो जाएगा वाटर, बीच वाले ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इस तरीके से अपन निकाल देंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए इसमें मुझे दिया होता कि जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ, अब इसकी जगह मेरे को उल्टा दे देते हैं, क्या दे देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे देते हैं। ठीक है, तो अपना तो फॉर्मूला इस तरीके से फ्रेम हो रहा है, अपन क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं, तो ये ग्लास और वाटर आएगा। अब यहाँ पे तो अपने पास क्या है, वाटर और एयर दिया हुआ, अपन को है क्या, एयर और वाटर है। तो अब क्या करेंगे, एयर टू वाटर अपन कैसे निकाल देंगे, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसके लिए मैंने आपको बताया कि एयर टू वाटर है, और इसे वाटर टू एयर करना है तो क्या कर दो, इसको रेसिप्रोकल ले लो, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब अपन को किसका चाहिए, एयर टू वाटर का चाहिए ना, तो अपन रेसिप्रोकल में किसका लिख देंगे, वाटर टू एयर का। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। होपफुली ये सब चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज और, अगर यूनिट पूछी जाती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक क्या है, स्पीड है, और नीचे भी क्या है, स्पीड है, तो दोनों की क्या है, सेम यूनिट है, तो सेम यूनिट क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो ये भी यहाँ पे नहीं होता। एक चीज और देख लो इस फॉर्मूले के अलावा, इसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम मेरे को निकालना है, तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इस तरीके से भी अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए, सबको नोट कर लेना। किसी में कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।